इस आदमी ने टोक्यो मेट्रो के अंदर बैठे 6000 लोगों को जहर दे दिया क्योंकि इसे जेल नहीं जाना था। तो स्टोरी स्टार्ट होती है शिजुओ मात्सुमोटो से। ये जापान में रहता था और बचपन से ही एक आंख से ये पूरा अंधा था और दूसरी आंख से तो धुंधला दिखता था। अब जब शिजुओ 20 साल का था तो इसने ब्लाइंड स्कूल से अपनी पढ़ाई खत्म करी, लेकिन उस टाइम शिजुओ जैसे लोगों के लिए ना एक्यूपंक्चर और मसाज जैसे ही करियर ऑप्शन थे ताकि वो अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बना सके। अब शिजुओ ने इसी की ट्रेनिंग ली और 1978 में ना इसने अपनी पहली शॉप खोली। अब यहाँ इसका दिमाग ट्रीटमेंट में नहीं सिर्फ पैसे कमाने में चलता था। ये पेशेंट्स को महंगी और अननेसेसरी हर्ब्स बेचने के लिए ना फेमस होने लगा। ये अपनी शॉप पर सस्ती जड़ी बूटियां और संतरे के छिलके को अल्कोहल में मिलाकर हर बीमारी की दवाई बताकर बेचने लगा और ये इन दवाइयों के बहुत पैसे ले रहा था, ये बताकर कि ये एजलेस और चमत्कारी दवाई है। अब 1982 में जब कुछ कस्टमरों ने महंगी दवाइयां ली और उन्हें असर नहीं हुआ तो उन्होंने पुलिस में कंप्लेन कर दी। और अब जब पुलिस ने इसकी शॉप की इन्वेस्टिगेशन करी तो उन्हें पता चल गया कि इसके पास तो कोई फार्मेसी लाइसेंस नहीं है, ये खुद गलत तरीके से दवाइयां मैन्युफैक्चर कर रहा है। अब इसके बाद पुलिस ने शिजुओ को अरेस्ट करा और जेल में डाल दिया, लेकिन वो सिर्फ 3 हफ्ते बाद बाहर भी आ गया। और अब इसके बाद शिजुओ को ना एक बात अच्छे से समझ में आ गई थी कि बिजनेस के बीच में कानून तो आएगा ही, लेकिन मैं रिलीजन के नाम पे कुछ भी बेच सकता हूँ और बहुत पैसा भी कमाऊंगा और पुलिस भी नहीं पकड़ेगी मुझे। तो इसने 1984 में एक योगा स्टूडियो खोला जहां पर स्टार्टिंग में तो ये योगा और मेडिटेशन ही सिखा रहा था लोगों को, लेकिन फिर 1987 में ना शिजुओ इंडिया आया और यहाँ से जापान जाकर बोलते कि मैं हिमालय गया था और वहां मैंने बहुत गहरी तपस्या करी और मुझे स्पिरिचुअल ज्ञान मिल चुका है और अब मैं कोई नॉर्मल योगा टीचर नहीं रहा, अब मैं अपग्रेड होके एक गॉडमैन बन गया हूँ। और अब इसने अपना नाम भी शिजुओ से चेंज करके शोको असारा रख लिया। इवन इसने अपने योगा ग्रुप का नाम चेंज करके भी ओम शिनरिक्यू रख लिया और अब बनने वाली थी एक कल्ट। अब इसके बाद इसने धीरे धीरे जापान के उन लोगों को टारगेट करा जो बहुत बिजी थे, बहुत पैसा था, लेकिन उनके पास सुकून नहीं था। अब ये उन लोगों को कन्विंस करता कि इसके पास सुपर पावर से ये कुछ भी कर सकता है, जिसके लिए इसने एक बार अपनी ऐसी फोटो खिंचवाई थी जिसमें ये हवा में उड़ रहा है। अब ये ऑब्वियसली जादू नहीं था, बस एक कैमरा ट्रिक थी जो लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए करी गई थी। और अब ये उन लोगों को कहता कि अगर वो भी इसकी मेडिटेशन टेक्निक फॉलो करेंगे ना तो इनके पास भी सुपर पावर्स आ जाएंगी। अब असारा के चमचे बाकी लोगों को ना दिन में सिर्फ 2-3 घंटे ही सोने देते थे ताकि उनका दिमाग इतना थक जाए ना कि वो सही और गलत में फर्क ही ना बता पाए, और उन्हें बहुत ही हल्का खाना दिया जाता था ताकि उनमें उठने तक की हिम्मत ना रहे। और फिर इन्हें कमरों में बंद करके असारा के भाषण घंटों सुनाए जाते थे। अब इससे तो भाई ऑब्वियसली लोगों का माइंड वॉश हो ही जाएगा। अब ये बंदा लोगों को उनकी फैमिली से भी ना बहुत दूर कर देता था ताकि वो लोग सिर्फ कल्ट पे ही डिपेंड हो जाए पूरा। और ये उन्हें डराता भी था कि अगर तुमने कल्ट को छोड़ा तो तुम नरक में जाओगे या फिर अगले जन्म में कीड़े मकोड़े बन जाओगे। और अब जब बंदा पूरी तरीके से इनके कंट्रोल में आ जाता ना तो असारा इन्हें कहता कि तुम्हें मोक्ष पाने के लिए अपनी सारी प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस कल्ट को दान देना होगा। और लोग ऐसे ही करने लगे, अपने करोड़ों की प्रॉपर्टी और पैसे इस कल्ट को दान देने लगे। और अब 1989 तक इनके पास $1 मिलियन की भाई प्रॉपर्टी हो गई। इन्होंने एक बड़ा सा आश्रम बनाया जहां ये ऑब्वियसली और लोगों को दुनिया से अलग रख पाता था। और अब इसने ओम शिनरिक्यो को ना एज अ रिलीजियस कॉर्पोरेशन रजिस्टर करवा लिया ताकि इन्हें टैक्स ना पे करना पड़े और पुलिस भी इन तक ना पहुंच पाए। अब जब 1989 में यंग लोग अपना घर छोड़ के इस कल्ट में आने लगे ना तब इनके पेरेंट्स ने नोटिस करा कि ये क्या हो रहा है, इनके बच्चे बिल्कुल बदल गए, इनसे बात ही नहीं कर रहे। तो ये पेरेंट्स गए एक लॉयर के पास जिसका नाम था सुजुमी साकामोटो। अब साकामोटो ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी और इस कल्ट के अगेंस्ट प्रूफ ढूंढने लग गया ताकि वो कोर्ट केस कर सके, लेकिन असारा को पता चल गया था कि साकामोटो इसके अंपायर के लिए खतरा है। अब अक्टूबर 1989 में टोक्यो ब्रॉडकास्टिंग के प्रोड्यूसर ने ना लॉयर को इंटरव्यू के लिए बुलाया और इंटरव्यू के रिकॉर्डिंग के टाइम साकामोटो ने सारे प्रूफ्स के साथ बताया कि कैसे असारा इस कल्ट के नाम पर भाई लोगों को लूट रहा है। लेकिन जब असारा को पता चला कि टीबीएस ऐसा कोई प्रोग्राम टीवी पे दिखाने वाला है तो असारा के 3 बड़े कल्ट लीडर टीबीएस के ऑफिस पहुंचे और उन्हें धमकाने लगे। अब प्रोड्यूसर बहुत डर गया और उसे लगा कि असारा के कल्ट लीडर की साइड की भी स्टोरी सुन लेनी चाहिए हमें, लेकिन इन्होंने गलती ये की कि साकामोटो की वीडियो जो शूट हुई थी ना इन लीडर्स को दिखा दी। और अब जब कल्ट लीडर्स ने वो वीडियो देखी वो तो पागल हो गए क्योंकि उसने तो सारे प्रूफ दिखा रखे थे वीडियो में। अब असारा को साफ समझ में आ गया था कि साकामोटो के पास इतने प्रूफ है ना कि इसका सारा बिजनेस और इसकी सारी गवर्नमेंट वाली इमेज सब तबाह हो जाएगी। तो फिर तुमने कुछ खास कल्ट लीडर को बुलाया और बोला कि भाई साकामोटो को मारना पड़ेगा। और अब आती है डेट 5 नवंबर 1989 रात के 3 बजे असारा के ग्रुप के 6 मेंबर साकामोटो के अपार्टमेंट में घुसे और उसे नींद से जगाकर पीटने लगे। और फिर एक मेंबर ने उसके सर पर हथौड़ा मारकर उसे पोटेशियम क्लोराइड का इंजेक्शन दे दिया ताकि वो मर जाए। और जब वो इससे भी नहीं मरा तो इन्होंने उसका गला और यही सेम इन्होंने उसकी वाइफ और उसके 1 साल के बच्चे के साथ भी करा। अब असारा का ऑर्डर था कि इनकी बॉडीज ना कभी नहीं मिलनी चाहिए, तो सबसे पहले विक्टिम्स के दांत तोड़े गए ताकि कोई भी डेंटल रिकॉर्ड से आइडेंटिफाई ना हो। फिर इनकी बॉडीज मेटल ड्रम में डालकर अलग अलग सिटीज के पहाड़ों में जाकर गाड़ दी। अब साकामोटो फैमिली के मरने के बाद ना पुलिस वालों ने इस केस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि बॉडीज ही नहीं मिली तो इन्हें मिसिंग पर्सन की तरह ट्रीट करा गया। जबकि साकामोटो की माँ और दोस्त बोल रहे थे कि असारा का काम है, लेकिन पुलिस के पास कोई प्रूफ ही नहीं था। एज ऑलवेज हर कंट्री की पुलिस ऐसी ही है। अब 1990 में जापान में जनरल इलेक्शन होने वाले थे तो असारा ने एक पार्टी बनाई जिसमें से इसके 24 फॉलोअर ने इलेक्शन लड़ा। अब इन्होंने बड़े डिफरेंट तरीके से इलेक्शन का प्रमोशन किया। असारा के फॉलोअर उसका मास्क पहनकर सड़क पर डांस और गाना गा रहे थे। असारा कंफर्म था कि वही जीतेगा, लेकिन वो बुरी तरीके से हार गया। टोक्यो में उसे सिर्फ 1700 वोट मिले और इसके बाद वो बुरी तरीके से पगला गया। इसने कहा कि जापान के लोग बेवकूफ है, ये मुझे समझ ही नहीं पाया, अब दुनिया को तबाह होने से कोई नहीं रोक सकता। ये अंधा पागल हो चुका था। अब इलेक्शन हारने के बाद असारा ने अपने फॉलोअर्स उठाए और माउंट फूजी के पास एक गांव में चला गया जहां इसने फैक्ट्री, लैब्स और
डॉर्मेटरीज बनाई और फिर इसने अपने साइंटिस्टों को ऑर्डर दिया कि वो केमिकल, बायोलॉजिकल और न्यूक्लियर वेपन बनाए। अब इन्होंने वहां सरीन गैस और वीएक्स नर्व एजेंट बनाने की ना बड़ी बड़ी लैब सेटअप करी और इस बीच कोई भी मेंबर असारा का कल्ट छोड़ने की बात करता भी ना तो उसे ये। और अब 1993 के एंड में असारा को एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां वो यूरेनियम की खुदाई कर सके और इसके लिए एक ऑस्ट्रेलिया के 5 लाख एकड़ का फार्म खरीदते हैं। अब इसने वहां पर सरीन गैस का ना टेस्ट भी करा 24 शीप्स पर, उन्हें मारकर ये देखना चाहता था कि कितनी इफेक्टिव गैस है। अब 1994 में असारा ने अपना पहला अटैक जज पर करा क्योंकि असारा के कल्ट मेंबर्स का प्रॉपर्टी को लेकर केस चल रहा था। अब 28 जून को कोर्ट का डिसीजन आने वाला था और असारा को पता था कि डिसीजन इसके अगेंस्ट ही होगा। तो 27 जून की रात 10:30 बजे एक ट्रक में गैस भरकर जज के घर के सामने से निकल गए और इस अटैक में टोटल 8 लोग मरे थे और 600 लोग अफेक्ट हुए थे। लेकिन जज नहीं मरा बट उसकी कंडीशन ना बहुत ज्यादा सीरियस हो गई थी तो कोर्ट का डिसीजन पोस्टपोन हो गया और पुलिस ने इस अटैक का सस्पेक्ट एक नॉर्मल बंदे को बता दिया और उसका रीजन ये था कि सबसे पहले गैस उसके घर के पास देखी गई थी जबकि उसकी वाइफ खुद सरीन गैस के चक्कर में कोमा में थी। लेकिन एक इनोसेंट बंदे पे इल्जाम लगा दिया। लेकिन अभी तो डिसीजन सिर्फ पोस्टपोन हुआ था। तो अब आती है डेट 20 मार्च 1995। असारा के 5 कल्ट मेंबर ने सुबह सुबह मेट्रो लाइन में एंट्री ली और इन्होंने सरीन गैस से भरे प्लास्टिक बैग्स को ना न्यूज़पेपर में लपेट रखा था। अब इनका मेन टारगेट कासुमिगा सेकी मेट्रो स्टेशन था क्योंकि उसके पास जापान के सारे बड़े ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस, पुलिस हेडक्वार्टर सब थे। अब ये लोग मेट्रो से उतरने से पहले ना इन्होंने अपनी अम्ब्रेला की शार्प टिप से ना उन बैग्स को फाड़ दिया। अब इससे लिक्विड फ्लोर पर फैल गया और इवेपोरेट होकर गैस बन गया जिसे लोग इनहेल करने लगे और इस अटैक में टोटल 14 लोग मरे और 6000 लोग अफेक्ट हुए। कुछ लोगों को तो धुंधला दिखना, पैरालिसिस, परमानेंट डैमेज हो गए। और अब इस अटैक के बाद पुलिस एक्टिव हुई और सिर्फ 2 दिन में 22 मार्च 1995 को 2500 पुलिस वालों ने असारा के 25 ठिकानों पर रेड मारी। वहां इन्हें इतने केमिकल मिले जिससे फ्यूचर में लाखों लोगों को मारा जा सकता था। अब रेड की न्यूज सुनते ही असारा अपने माउंट फूजी की किसी फैक्ट्री में एक सीक्रेट प्लेस में जाकर छुप गया। वो एक छोटा सा हिडन कंपार्टमेंट था जो एक कॉफिन की शेप में था। अब असारा कुछ कैश, दवाइयां और कैसेट प्लेयर लेके लेटा हुआ था। अब जब पुलिस ने दीवार पर टैप टैप करा तो उन्हें पता चल गया आगे दीवार खाली है। उसके बाद पुलिस ने इलेक्ट्रिक आरी से दीवार काटकर इसे बाहर निकाला। लेकिन असारा और उसके 12 मेंबर को ना 6 जुलाई 2018 में जाकर फांसी दी गई है। अब कुछ आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग इसने अटैक इसलिए करवाया था क्योंकि इसे पता चल गया था कि ऑलरेडी रेड होने वाली है तो मैं अटैक करवा दूं ताकि पुलिस उसमें बिजी हो जाए और रेड ना मारे। लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेशन के टाइम में ना पुलिस ने साकामोटो फैमिली की भी बॉडी रिकवर कर ली। बाकी शिजुओ एके असारा के लिए कमेंट में 2 शब्द लिखते जाना और प्लीज लाइक कर दिया करो वीडियो, मत भूला करो लाइक करना।